Modern college computers after attending the initial lecture. Thanks for joining me in today's class. चैप्टर 2 बचा हुआ भाग आगे बढ़ते हैं। भव्य मंदिर और काश्य मूर्ति कला। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजमूर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, जो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे और ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से ही संपन्न हो गए थे। इस भूमि के ऊपर इन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होते थे, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मलाकार, बावर्ची, मेहकर, संगीतकार, नर्तकी इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के साधन नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ये चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की भी होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। जैसे कोई भक्त अच्छा काम करे या कुछ राष्ट्र के लिए काम करे, भक्ति के लिए, किस ईश्वर के लिए, किस सामाजिक के लिए, उसका भी मूर्ति बनाई जाती थी। पिक्चर ये मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम का। ये मंदिर दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अंकित की गई थी, ये सारा ये छत इस तरह क्रमशः पत्ती होती गई, नीचे से चोल और ऊपर पत्ती। सो आगे बढ़ते हैं और ये काश्य ये काश्य मूर्ति है, जो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में स्थित होती थी। ये चोल काश्य प्रतिमा है। पिक्चर इसे सावधानी से अलंकृत किया जाता है, यानी सजावट की जाती है इस मूर्ति की। पिक्चर काश्य चोल प्रतिमा जो मंदिर आपको दिखाई थी, उस मंदिर में ये मूर्ति स्थापित। सो आगे बढ़ते हैं कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई, जो जैसा कि आप लोग मानचित्र 2 में देखें। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार अपनी गोली रचती थी, पानी यानी बड़ी होती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन पर समतल किया जाता। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी किया जाता था और सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। सिंचाई ये 9वीं शताब्दी की तमिलनाडु का एक जलद्वार है, जो हौज से नदी की शाखाओं में पानी से प्रवाह करके इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। पिक्चर आज के लिए इतना ही।